नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज 18। स्वागत है आपका खबर दमदार में। सबसे पहले बात मुख्तार अंसारी की करते हैं, जो कि घुटनों में आ चुके हैं। मुख्तार अंसारी से जुड़ी आज 3 बड़ी खबर आपको दे दे। ये खबर आज की, जिसमें मुख्तार अंसारी को कोर्ट से ले जाने वाली एम्बुलेंस को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। मुख्तार को निजी एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लाया गया था। सूत्रों के मुताबिक मुख्तार ने खुद एम्बुलेंस को बुलेट प्रूफ बनवाया। वहीं दूसरी खबर यह है कि यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने मुख्तार के निजी एम्बुलेंस के इस्तेमाल करने को लेकर पंजाब सरकार और कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले समाजवादी पार्टी की सरकार ने मुख्तार को संरक्षण दिया और अब पंजाब सरकार उसे बचा रही है। वहीं मुख्तार की एम्बुलेंस मिस्ट्री पर कृष्णानंद राय की पत्नी ने इस मामले पर मुख्य सचिव से बात की। एम्बुलेंस मामले की जांच की मांग की है उन्होंने। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि हम पूरे मामले की जांच कराएंगे और किसी को भी छोड़ेंगे नहीं। सपा की सरकार है, यही वही कांग्रेस है जिसने इनको, सपा की सरकार ने मुख्तार अंसारी को पाला पोसा। और विषय जो है कि एक निजी एम्बुलेंस कैसे बनी और वो भी कहीं और रजिस्ट्रेशन, तो इसकी तो जांच होनी चाहिए थी। किसी की भी सरकार होती, जब दिया गया था इस प्रकार से चल रहा था तो इसकी जांच होनी चाहिए थी। मैं सपा सरकार ने नहीं करा, क्योंकि मालिक ही यही थे मुख्तार अंसारी। तो ये जो माफिया डॉन है, यही लोग तो चला रहे थे सपा की सरकार को। जिस तरह से ये मिस्ट्री उलझती जा रही है, उतना ही ज्यादा इससे विवाद भी अब जुड़ता जा रहा है। मुख्तार की एम्बुलेंस मिस्ट्री पर कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय ने पंजाब सरकार पर निशाना साधा और मुख्य सचिव से बात कर इस मामले की जांच की मांग की है। मैंने प्रमुख सचिव से बात की हूँ कि इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इसमें कुछ न कुछ ये लोग गेम खेल रहे हैं। एक गेम खेल रहा है व्यक्ति, वहाँ की सरकार का पूरा सहयोग इसको मिल रहा है। मैंने जांच के लिए मांग की हूँ कि जांच होना चाहिए कि एम्बुलेंस कहाँ से, हाँ जी, कहाँ से पहुँची है, किस माध्यम से पहुँची है वहाँ पे। और ये भी बात सामने आ रही है कि ये जो एम्बुलेंस जिस हॉस्पिटल के नाम पे रजिस्टर्ड है वो भी गलत है। जी, ये भी पता चला है कि वो फर्जी है। और अब बात करते हैं यूपी में पंचायत चुनाव की। तो बीजेपी ने मंथन शुरू कर दिया है। लखनऊ के पार्टी कार्यालय में क्षेत्रीय अध्यक्षों के साथ प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष और संगठन महामंत्री मीटिंग कर रहे हैं। इस बैठक में प्रदेश के 1600 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्यों के नाम पर मुहर लगने वाली है। इधर 26 अप्रैल को अमेठी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान होने हैं और इससे पहले अमेठी प्रशासन ने भी पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी है। एक तरफ जहां अमेठी पुलिस अवैध शराब के खिलाफ लगातार ताबड़तोड़ अभियान चला रही है, तो वहीं अब डीएम और एसपी खुद जिले के सबसे विवादित गांवों का निरीक्षण कर रहे हैं। आज अमेठी डीएम अरुण कुमार और एसपी दिनेश सिंह पूरे लाव लश्कर के साथ जामो ब्लॉक पहुंचे, जहां पर अधिकारियों ने ब्लॉक में आने वाले विवादित गांव रेसी, सूखी, संभई और मूंगी गांव का जायजा लिया और इन बूथों की जानकारी ली। प्लस कैटेगरी में है। प्लस का मतलब ये है कि हम तो नजर रख ही रहे हैं, आयोग भी नजर रखेगा इस पे और हमें अलग से फोर्स भी मिलेगी। तो इसमें जो भी एलिमेंट जिस प्रकार के गुंडा टाइप के जो भी हैं, ऑलरेडी हमारे सब चिन्हित भी हो चुके हैं और उनमें कार्रवाई चल रही है। लेकिन कोई किसी प्रकार की कोई भविष्य में कोई गलती ना दोहराए, इसीलिए आपको आगाह करने यहाँ पर आए हैं। और हमारी फोर्स का अलग से भी इसमें काफी ध्यान रहेगा इस गाँव में स्पेशली। उधर गोरखपुर के सरदारनगर ब्लॉक क्षेत्र समेत जिले के कई ग्रामीण इलाकों में आचार संहिता की जमकर धज्जियां अभी से ही उड़ाई जा रही हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद 5 दिन बाद भी बैनर पोस्टर नहीं हटाए गए। गांव में पंचायती चुनाव के प्रत्याशियों की जगह जगह पर बैनर पोस्टर लगे हुए हैं, जिसे हटवाने में प्रशासन अब तक नाकाम साबित हुआ है। इन पोस्टर्स को हटाने की जिम्मेदारी सफाई कर्मचारियों और रोजगार सेवकों को दी गई थी, लेकिन इनकी लापरवाही की वजह से अब भी जगह जगह पोस्टर देखे जा रहे हैं। ग्रामीण स्तर पे हमने अपने संबंधित हलके के लेखपाल को, साथ ही साथ विकास खंड के जो भी कर्मचारी, सफाई कर्मचारी, रोजगार सेवक हैं, उनके द्वारा टीम बनाकर एक बृहद पैमाने पर कार्य कराया जा रहा है और पोस्टर बैनर हट जाएंगे। आदर्श आचार संहिता में क्लियरली मेंशन होता है कि किसी भी प्रकार के पोस्टर बैनर सार्वजनिक स्थलों पे नहीं रहेंगे। इसी क्रम में आम लोगों के पास में प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए पोस्टर बैनर हटवाए जाएंगे।
तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की गहमा गहमी है, तो उधर केरल में विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार में जुटे रहे। आज उन्होंने वामदल के गढ़ में बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में लोगों से वोट की अपील की। सीएम योगी की केरल में 3 रैली हुई, जिसमें से 2 रैली को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित कर चुके हैं। कट्टाकड़ा में थोड़ी देर बाद एक रैली को संबोधित करेंगे। सीएम योगी ने अडूर और कझक्कोट्टम में रोड शो भी किया। सीएम योगी ने सबसे पहले रैली हरिपद विधानसभा के कायमकुलम में की, जिसके बाद उन्होंने अडूर में एक रोड शो में हिस्सा लिया और उसके बाद कझक्कोट्टम में रैली को संबोधित किया। सीएम योगी ने कुरुमकुट्टी से परसल्ला रोड तक एक रोड शो भी किया। पिछले कई दशकों से हम एक बात देख रहे हैं कि 5 वर्ष के लिए यूडीएफ आता है, 5 वर्ष के लिए एलडीएफ आता है, लेकिन ये दोनों एक ही थैले के चट्टे बट्टे हैं, दोनों भ्रष्ट हैं, दोनों की गतिविधियां न केवल केरल के विकास को अवरुद्ध करने वाली हैं, अब तो इन दोनों ने केरल की आस्था के साथ खिलवाड़ भी किया है। तमिलनाडु हो या फिर केरल, हर जगह पर चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जय श्री राम का नारा लगाना नहीं भूलते। इसी के साथ वो अपने संबोधन की शुरुआत कर रहे हैं। चलिए बात कोविड की कर लेते हैं। आज देश भर में 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। आज यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक और उनकी पत्नी ने वैक्सीन की पहली डोज ली। साथ ही कानून मंत्री ने सभी से सुरक्षित रहने की अपील भी की है। वहीं उन्नाव में वैक्सीनेशन को लेकर गजब का उत्साह दिखा। भारी संख्या में यहां पर आम लोग कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे। शाम तक जिले में 107 बूथों पर 11,000 लोगों ने वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। इसी बीच सैनिटाइजेशन का काम भी चल रहा है। वाराणसी की बात करें, यहां पर नगर निगम अलग अलग टीम बनाकर शहर के अलग अलग हिस्सों में सैनिटाइजेशन करा रहा है, लेकिन लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहाँ पर लापरवाही भी देखने को मिल रही है। चौथी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कोरोना के नियमों की धज्जियां उड़ाते लोग आपको नजर आ रहे होंगे। आज से कोविड वैक्सीनेशन का इसलिए अहम दिन है क्योंकि 45 साल के जो लोग हैं या इससे ऊपर के, कोमॉर्बिड हो या फिर ना हो, गंभीर रोगी हो या फिर ना हो, उनको भी टीका लगाया जा रहा है। ये कोविड प्रोटोकॉल का जो पालन करना भी बेहद ज़रूरी है, लेकिन उसका उल्लंघन इतने ज़बरदस्त तरीके से विभिन्न अस्पतालों में राजधानी लखनऊ के देखा जा रहा है कि कम से कम जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेंटेन करना की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की बनती है। ख़ास तौर से जो लोग आ रहे हैं उनके लिए मास्क या सैनिटाइजेशन की व्यवस्था भी होनी चाहिए, वो व्यवस्था भी दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में कोविड प्रोटोकॉल का जब तक सख्ती से अमल नहीं किया जाएगा तब तक चीज़ें या फिर रिजल्ट 100% नहीं नजर आएगा। कैमरा पर्सन शरद तिवारी के साथ लाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। बार बार डॉक्टर्स यही कह रहे हैं, जानकार यही कह रहे हैं कि इस वक्त वैक्सीनेशन के साथ साथ मास्क को भी जरूरी है, लेकिन लोग इसका पालन करते नहीं दिख रहे हैं। एक तरफ कोरोना ने अपनी रफ्तार तेज कर ली है, दूसरी तरफ कोविड प्रोटोकॉल का पालन कराना प्रशासन के सामने एक बड़ी चुनौती बन गई है। लखनऊ में एक बड़ी कार्रवाई हुई। आज फन मॉल को सील कर दिया गया। वहीं कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन करने पर माई बार को भी सील किया गया है। दोनों ही जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। प्रशासन के नोटिस के बावजूद नियमों का पालन नहीं हो रहा था, जिसके बाद फन मॉल और माई बार को सील किया गया। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी कोरोना वैक्सीन लगवाई। स्वतंत्र देव सिंह ने सिविल हॉस्पिटल लखनऊ में पहुंचकर स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की पहली डोज लगवाई। इसकी जानकारी बीजेपी अध्यक्ष ने खुद ही ट्वीट कर दी। साथ ही सभी से इस अभियान से जुड़ने की अपील की। इधर केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट अफेयर्स राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ली है। अनुराग ठाकुर को वैक्सीन की ये डोज संसद के एनेक्सी भवन में दी गई। वैक्सीन लगाने के बाद अनुराग ठाकुर पूरी तरह से स्वस्थ महसूस कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने सभी से वैक्सीन लगवाने की अपील भी की। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में आज से गेहूं की खरीद शुरू हो गई है। 3 जिलों की तस्वीरें हम आपके सामने रखेंगे। सीतापुर में गेहूं खरीद के लिए 6 एजेंसियों के 162 केंद्रों पर गेहूं खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई। यहां कोविड की गाइडलाइंस का भी पालन हो रहा है। 1975 रुपए के समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद की जा रही है। लखीमपुर खीरी में 140 सरकारी केंद्र लगाए गए हैं, जहां पर 3,983 किसानों ने रजिस्ट्रेशन कराया। ई-पॉप मशीन के जरिए यहां पर खरीदारी की जा रही है।
तीसरी तरफ जो तस्वीर बहराइच की, जहां पर 6 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, 153 सेंटर्स पर गेहूं की खरीद हो रही है। खास बात यह है कि इस बार सरकार किसानों से आखिरी वक्त तक, यानी कि जब तक कि किसानों के पास गेहूं रहेगा तब तक सरकार गेहूं खरीदेगी। आज से प्रदेश में गेहूं की खरीद चालू हुई है। प्रदेश सरकार ने आज से खरीद चालू की है। लखीमपुर खीरी में भी सरकारी 140 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। इस समय हम लखीमपुर खीरी के पलिया की नवीन नस्ल मंडी में मौजूद हैं। यहाँ पर 6 क्रय केंद्र लगाए गए हैं। आप मेरे पीछे विजुअल में देख सकते हैं। सभी क्रय केंद्रों पर तैयारी पूरी करी गई है। सभी केंद्र प्रभारी मौजूद हैं। जिले में 3983 किसानों का रजिस्ट्रेशन कराया गया है। अब यहाँ पे केंद्र प्रभारी मौजूद हैं। आए हुए सभी सामान मौजूद हैं। पंखा है, छल्ला लगाया गया है। सरकार की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है खरीदारी के लिए। इस वर्ष 1975 रुपया का समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है, जिसको लेकर सरकार की पूरी मंशा है किसानों को हर तरीके की सुविधा दी जाए। सेंटरों में जो आए किसी तरह की दिक्कत मौजूद ना हो। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी। उधर मैनपुरी में एक करप्ट लेखपाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। यहां लेखपाल की 5.5 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी गई। लेखपाल प्रदीपेंद्र पर करप्शन के आरोप हैं। आरोप ये भी है कि लेखपाल ने ये सारी संपत्ति अवैध रूप से अर्जित की थी। कुर्की की कार्रवाई के दौरान एसडीएम, सीओ, तहसीलदार कई थानों की फोर्स के साथ मौजूद थी। और एक बड़ी खबर प्रतापगढ़ से, जहां पर पुलिस ने एक ट्रक और एक कार से 690 किलो अवैध गांजा के साथ 6 लोगों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए गांजे की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पुलिस के मुताबिक सभी आरोपी अलग अलग राज्यों से हैं, जो आसपास के जिलों में गांजा सप्लाई करते थे। पुलिस की इस कामयाबी पर एसीएस होम ने गांजा पकड़ने वाली टीम के लिए 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। इधर अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी के बयान से सियासी हंगामा खड़ा हो गया। उन्होंने मांग की है कि गद्दारों के नाम पर सड़कों का नाम हटा दिया जाए, महापुरुषों के नाम पर सड़कों का नाम रखा जाए, जिस पर विपक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के बयान पर घमासान चढ़ गया है। महंत नरेंद्र गिरी का कहना है कि आजादी के बाद भी देश की तमाम सड़कों के नाम मुगलों और अंग्रेजों के नाम से हैं। देश से गद्दारी करने वालों और भारतीयों पर जुल्म करने वालों के नाम से देश भर की सभी सड़कों के नाम बदले जाने चाहिए। जिन लोगों ने देश को बांटा है उनको नाम से हम रोडे क्यों रखें? जिन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए अपना बलिदान दिया है, जिन्होंने अपने देश के लिए पूरा जीवन जेल में रहे, उनके नाम रोड क्यों नहीं? तो दिल्ली में देखता हूँ कि बाबर रोड, तुगलक रोड, हिमाऊ रोड और तमाम जैसे दिखते हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी नरेंद्र गिरी के बयान की आलोचना की है। पार्लियामेंट हाउस को हटा देना चाहिए, या कुतुब मीनार को का नाम बदल दें, या उसको गिरा दें, या विक्टोरिया मेमोरियल को ध्वस्त कर दें। इस तरह कई बार चर्चाएं हो चुकी है, लेकिन इससे देश और प्रदेश का भला होने वाला नहीं। आज हमको बात करनी चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे, लॉ एंड ऑर्डर पे, सुरक्षा पे, किसानों पे, बेरोजगार युवकों पे, बढ़ती महंगाई पे, भ्रष्टाचार पे। उससे देश का ज्यादा भला होगा। समाजवादी पार्टी का यही मानना है। इधर मुख्तार की एम्बुलेंस मिस्ट्री पर विवाद गहराता ही जा रहा है। बाराबंकी में एम्बुलेंस के कोई रिकॉर्ड नहीं मिले हैं। एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन बाराबंकी के हॉस्पिटल के ही नाम पर है। एआरटीओ में एम्बुलेंस से संबंधित फाइल नहीं है। एम्बुलेंस मामले में अधिकारियों ने अब तक चुप्पी साध रखी है। कल इसी एम्बुलेंस में पेशी पर लाया गया था मुख्तार अंसारी। तो जिस हॉस्पिटल के नाम पर यह एम्बुलेंस है, जो कि बाराबंकी में वो हॉस्पिटल है ही नहीं, लेकिन एड्रेस बाराबंकी का दिखाया गया है, लेकिन बाराबंकी में इस एम्बुलेंस का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। कई सवाल इस एम्बुलेंस को लेकर अब भी बरकरार है। आखिर इस एम्बुलेंस की सच्चाई क्या है, मिस्ट्री कब सॉल्व होगी? लगातार इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश में हम भी जुटे हुए हैं, पुलिस भी जुटी हुई है। हालांकि पंजाब पुलिस पर भी सवाल है कि एक एम्बुलेंस जो कि उत्तर प्रदेश के नंबर पर है, वो वहां पर क्यों? अगली खबर का रुख कर लेते हैं बरेली से। बड़ी खबर, जहां पर पुलिस द्वारा आरएसएस के कार्यकर्ताओं को पीटने के मामले में आज बीजेपी नेताओं के साथ वीएचपी नेताओं ने बदायूं हाईवे को जाम किया और चौकी इंचार्ज पर कार्रवाई की मांग की। शहर विधायक, मेयर और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने घेराव भी किया है। इस दौरान पुलिस के साथ ही कार्यकर्ताओं की धक्का मुक्की भी हुई। ये तस्वीरें आप बरेली की देख रहे हैं, जहां पर बीजेपी और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने आज खूब हंगामा किया है। आरएसएस के कुछ कार्यकर्ताओं को कुछ लोगों ने पीटा था और इस मसले को लेकर बीजेपी और वीएचपी के कार्यकर्ताओं ने यहां हंगामा किया। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे हमारे साथ।